आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और सारे के सारे PYQ भी कवर करा दूंगा ताकि आपको 10 जगह परेशान होने की जरूरत ना हो। और लास्ट में इसी टॉपिक के आपको MCQs भी दूंगा। तो ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो होगा जो आपकी तैयारी को पूरा कर देगा। तो दोस्तों, आज के हम अपने लेक्चर में ड्यू और फ्रॉस्ट की फॉर्मेशन का मैकेनिज्म देखने वाले हैं और कि इन ड्यू और फ्रॉस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को भी हम देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा रिकैप करते हैं। तो हमें पता था कि जो क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स के थ्रू जो रेनफॉल होती है ये तो हमारा प्रेसिपिटेशन के अंदर आती है। तो इससे हमें समझ में आया था कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन है इसके दो पार्ट होंगे। तो सबसे पहला पार्ट होगा इवेपोरेशन ना, कि कैसे अगर हमारा वाटर बॉडी है या वाटर का सोर्स है उससे वाटर वेपर्स बनेंगे जो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन के बाद में जब वो ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहां जाकर के बिकॉज ऑफ कोल्डनेस वो ठंडे होंगे और कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अच्छा, अभी कंडेंसेशन दो तरह से हो सकता है कि जो हमारे ऐसे वाटर वेपर्स थे या तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते ना, और आइदर ये और ऊंचाई पर जाते हैं ना, और ऊंचाई पर जाते क्योंकि और ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर कोल्डनेस ज्यादा होगी और उस कारण से ये हमारे आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो जो हमारी और ऊंचाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे और ऊंचाई पर जाकर के हमारे सिरस क्लाउड्स बनते हैं जिनमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं, और कम ऊंचाई पर जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं जैसे क्यूमुलस और स्ट्रेटस, उसमें ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो प्रेसिपिटेशन के दो कंपोनेंट होंगे, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो उसके बाद में ये भारी होने लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स ना। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये इसकी रेन पार्टिकल्स नीचे आएंगे और हेंस हमारा प्रेसिपिटेशन पूरा होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रेसिपिटेशन के और फॉर्म्स हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ड्यू होता है एंड जो हमारा फ्रॉस्ट है ये दोनों ही हमारे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं। तो लेट्स सी हाउ दीज आर फॉर्म्ड। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कैसे ये ग्रास के ऊपर ये वाटर के ड्रॉपलेट्स है ना, तो दीज आर ड्यूज, और कैसे यहाँ पत्ती के ऊपर ये आइस पार्टिकल्स जम गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। सपोज दोस्तों ये हमारा ग्राउंड है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और इस जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होने का मतलब कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये वाटर वेपर्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, अगर ये वाटर वेपर्स हैं तो ये जो वाटर वेपर्स हैं और अगर हीट की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट होगी तो ये वाटर वेपर्स हमारे ऊपर मूवमेंट करेंगे ना, क्योंकि ये गर्म होंगे तो हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, ये वाटर वेपर्स और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर के कंडेंस होने लगेंगे। देन यहाँ पर इनका क्लाउड के फॉर्म में बदलने की संभावना होगी। तो इससे एक बात हमें समझ में आई कि जब भी अगर हीट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी या हमारे सराउंडिंग में गर्मी ज्यादा होगी ना, तो उस टाइम पे ड्यू का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर वेपर्स तो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आकर के नीचे घास के ऊपर इकट्ठा हो रहे थे, नीचे सरफेस पे इकट्ठा हो रहे थे। गर्मी के कारण तो ये सारे वाटर वेपर्स हमारे ऊपर मूवमेंट हो जाएगा, तो मतलब गर्मी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि किन कंडीशंस में हमारी गर्मी ज्यादा होती होगी। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था क्लाउड्स के बारे में। तो अब सपोज कर लेते हैं ये हमारा रात को कोई स्ट्रेटस क्लाउड है, या सपोज कर लेते हैं कि कोई साथ में हमारा क्यूमुलस क्लाउड है। ठीक है, इसने हमारे अर्थ को कवर किया था। तो इस क्लाउड का इस ड्यू फॉर्मेशन पे क्या कोई इन्फ्लुएंस होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। तो हमने जाना था
कि जब भी कोई स्ट्रेटस क्लाउड या क्यूमुलस क्लाउड ऐसे कवर करता है तो ये अर्थ से आने वाले रेडिएशन को ब्लॉक करता है, हीट को ट्रैप करता है। अब भाई दिन में अर्थ को जो सन से इंसोलेशन आ रही थी, अर्थ ने उसको एब्जॉर्ब किया, अर्थ गर्म हुई, और रात को उसी हीट को अर्थ एमिट करेगी ना, तो वही लॉन्ग वेव रेडिएशन आया निकल के अर्थ से और इसको इस स्ट्रेटस क्लाउड ने ट्रैप कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर गर्मी बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग, तो जब गर्मी बढ़ जाएगी यहाँ अर्थ के सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, तो फिर तो यहाँ पर हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस तो हो नहीं पाएगा। जब हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो ड्यू का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कि क्लाउडी नाइट्स आर डिट्रीमेंटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। तो इसका मतलब एक नेसेसरी कंडीशन होगी कि जब ये हमारे क्लाउड्स यहां पर होंगे ही नहीं ना, जब ये क्लाउड्स हमारे होंगे नहीं तो हीट ट्रैप नहीं होगी, और उस केस में पॉसिबिलिटी होगी हमारे ये ड्यू के फॉर्मेशन की। तो पहली नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? क्लियर स्काई। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर सपोज क्लियर स्काई था ना, तो मतलब ठंडक थी, तो क्यों ये वाटर ड्रॉपलेट्स ये वाटर वेपर्स क्यों नहीं इनका फॉर्मेशन एज अ क्लाउड होने लगा? क्यों नहीं ये आपस में कोलाइड करके बड़े होने लगी और क्लाउड के स्ट्रक्चर में फॉर्म होने लगे, रेदर देन वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ये नीचे आ जाएं? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो क्वेश्चन उठता है कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं? तो हमारे एयर में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल हो गया, या कोई बड़े हैवी लाइक सल्फर का मॉलिक्यूल हो गए ना, तो ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारे वाटर वेपर्स हैं वो आकर के इनमें कंडेंस हो सकें। तो जब वाटर वेपर्स आकर इनमें कंडेंस होते जाती हैं ना, तो ये न्यूक्लियाई का साइज हमारा बड़ा होता जाएगा, फिर और कंडेंसेशन होगा, फिर और कंडेंसेशन होगा, तो फिर ऐसे करते करते हमारा क्लाउड बनने लगता है। तो क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ये न्यूक्लियाई। तो कहीं पर भी अगर डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा हैं ना, या तेज हवा चल रही है, तो अब आप मुझे बताओ विंड का इस पर क्या इन्फ्लुएंस होगा? विंड कैसे इन्फ्लुएंस करेगी इस न्यूक्लियाई को? अच्छा, अब हमें पता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और दिस न्यूक्लियाइस ये तो बहुत हल्के हैं, तो जब भी हमारी विंड चलेगी तो ये हवा तो इनको उड़ा के ले चलेगी, तो हवा में ये भी उड़ते हुए चलेंगे ना, तो मतलब कि ये हवा के साथ बहते आएंगे। तो अगर हवा बह रही होगी तो मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ये न्यूक्लियाई भी ज्यादा हो जाएंगे, और इन न्यूक्लियाई के ज्यादा होने के कारण हमारा क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर ही फॉर्म होने लगेगा। तो हमारा ग्राउंड या सरफेस लेवल पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगी, यानी कि हमारा ड्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि अगर विंड का फ्लो है, हवा बह रही है, तो कभी भी ड्यू का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज कि हमारा सिर्फ काम एयर होना चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि काम एयर होगी तो हवा में ये हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, बहुत कम मात्रा में होंगे न्यूक्लियाई। तो जितने भी वाटर वेपर हैं ना, ये वाटर वेपर हमारी ठंडक पाकर के कहाँ कंडेंस होंगे? हमारे सरफेस में कंडेंस होंगे, हमारे सरफेस में आकर के ऐसा वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और हमारे ड्यू का फॉर्मेशन होगा। तो अब तक हमने देखा था कि टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, क्या वहां पर ड्यू पड़ेगी? क्या वहां पर ड्यू पड़नी चाहिए? एक आर्गुमेंट तो ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो हमेशा गर्मी रहती है ना, तो बिकॉज ऑफ गर्मी इतनी ज्यादा होगी तो वहां पर जो मॉइस्चर होगा, जो वाटर वेपर होगा, उसके कंडेंसेशन होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी उतनी कम रहेगी। Therefore, these regions are not very suitable for formation of dew. तो इसका मतलब जितनी ज्यादा हमारी कोल्ड नाइट्स होंगी ना, तो कोल्ड नाइट्स में उतना अच्छा हमारा कंडेंसेशन होगा, हमारे वाटर वेपर्स हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो पाएंगे ठंडी पा करके, तो ये हमारे ड्यू फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगी।
और अब आप मुझे बताओ, दिन में ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि रात में? कमेंट सेक्शन में। तो आंसर इस तो कॉमन सेंस की बात है कि दिन में इंसुलेशन मिल रहा है, रात को इंसुलेशन नहीं मिल रहा, तो रात को सर्दी होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा हमारी लॉन्ग नाइट्स होंगी, दे वुड ऑल्सो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूज। तो ये 4-5 एसेंशियल कंडीशन है, और जब ये फुलफिल होती हैं तब हमारे ड्यू का फॉर्मेशन होता है। आप पढ़ सकते हैं, द आइडियल कंडीशंस फॉर इट्स फॉर्मेशन आर क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। और ये व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि हमने भी देखा था ना कि कैसे सरफेस पे डिपॉजिशन हो रहा था रेदर देन न्यूक्लियाई की तुलना में। तो ये चीज हमारी कवर हो गई। तो ये हमारे वाटर वेपर्स पहले वाटर ड्रॉपलेट में जब कन्वर्ट हुए तो ये हमारा ड्यू बन गया था। अब सोचो कि वाटर ड्रॉपलेट से भी जाकर के सीधा आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा किसमें? वाटर वेपर हमारा आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा? तो ऑब्वियस चीज है ना कि ठंडी और ज्यादा होनी चाहिए। जब ठंडी और ज्यादा होगी तभी तो हमारा ये वाटर के वेपर्स हमारे आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गए और हमारा फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन हो गया, और बाकी कंडीशंस हमारी सेम रहेंगी। तो इससे एक चीज हमें समझ में आई कि जो हमारे टेम्परेट रीजन है ना, टेम्परेट रीजन यानी सी टाइप क्लाइमेट एंड डी टाइप क्लाइमेट यानी वार्म कॉन्टिनेंटल रीजन्स, एंड उसके ऊपर ई और एफ टाइप क्लाइमेट्स, तो ऐसे रीजन्स में ये फ्रॉस्ट के पाए जाने के चांसेस, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और ट्रॉपिकल रीजन में कम होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हमारी सफिशिएंट गर्मी होती है। तो इस तरह हमने हमारे फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन और ड्यू का फॉर्मेशन को पढ़ लिया। तो आप देख सकते हैं यहां से, द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, और आइडियल कंडीशंस आर सेम ना। तो ये मोस्ट ऑफ चीजें हमने कवर कर ली। तो ये वाला PYQ यूपीएससी 2012 का है। विच वन एमंग द फॉलोइंग ग्रुप इज रेफर्ड टू एज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? तो प्रेसिपिटेशन कौन सा है? तो रेन हमारा प्रेसिपिटेशन है, ड्यू भी हमारा प्रेसिपिटेशन है, फॉग भी हमारा प्रेसिपिटेशन है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? तो स्नो भी हमारा प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, फॉग भी हमारा प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, और ड्यू भी हमारा फॉर्म है। दिखने में बर्फ की गोले की तरह होता है। तो दीज ऑल आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर और डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे MCQs मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी इस टॉपिक की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक इट, डू कमेंट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।